Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 7 of class 12 Computer Science FBIAC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस का टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और क्रिएटिंग डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे. Plus, we will also talk about the steps that are needed in order to actually perform this hypothesis testing. आज के लेक्चर के अंदर जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हमारे पास कौन सी की टर्म्स हैं जो कि एक टेस्टिंग के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होती हैं या हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने हाइपोथेसिस को इवेलुएट कर सकें या टेस्ट कर सकें. सो हम उन की टर्म्स को पहले समझेंगे, फिर एग्जांपल के थ्रू उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं. एंड एट द एंड हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करके भी देखेंगे कि किस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट हो सकता है और प्लस उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि डैशबोर्ड यूज़ किस लिए होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि हाइपोथेसिस बेसिकली हमारी एक एजुकेशनल गेस और स्टेटमेंट होता है जो हम किसी नॉलेज की बेस पे बेसिकली क्रिएट करते हैं और फिर हमें उसे टेस्ट करना होता है कि वेदर हमारा वो जो गेस है वो राइट है या रॉन्ग. सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमने बेसिकली टेस्ट करना है अपनी उस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को बट यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल मेथड. स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करने से मुराद क्या है कि हमारे पास कोई एविडेंस और प्रूफ होने चाहिए जिसकी बेस पे हम कहें कि वेदर हमारी जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो ठीक है या फिर गलत है. सो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसके अंदर हम अपनी अजम्पशंस को या उस एजुकेशनल गेस को या उस स्टेटमेंट को जो हमने क्रिएट की होती है उसे टेस्ट करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक. यानी प्रॉपर हमारे पास कोई हम एनालाइज करके स्टैटिस्टिक्स का कोई फार्मूला अप्लाई करके उसकी कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी बात ठीक है या गलत है. और प्लस हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? यानी वो तमाम डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं और वो हमें बताता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है जो हमने सेलेक्ट किया है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. और उसको हम चेक करते हैं कि अच्छा हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये कैलकुलेशंस हैं, ये वैल्यूज़ हैं, वो कितना डेविएट कर रही हैं हमारे उस नल हाइपोथेसिस से. डेविएट से मुराद यानी क्या वो उसको सपोर्ट कर रही हैं या फिर उससे किस हद तक बेसिकली सपोर्ट उसे नहीं करी. दैट इज़ आर मेन पॉइंट ऑफ फोकस इन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. पर्पस क्या होता है कि हम जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, जो रिजल्ट्स बनाएं, वो हमारे एक तो लॉजिकल जो प्रोसेस है, यानी एक प्रॉपर कोई स्टैटिस्टिक्स की बेस पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है या हमने कोई सैम्पल डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म किए हैं एंड देन एविडेंस की बेस पे हम बात करें कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ करेक्ट और नॉट. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डज ड्रिंकिंग कॉफ़ी इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. आइदर स्टूडेंट की बात करें जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी या इन जनरल बात करें. अब अगर हमें एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट करना है तो हमें पहले प्रॉपरली इसका डाटा भी कलेक्ट करना होगा उन लोगों का जो कि कॉफ़ी यूज़ करते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करना होगा, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज भी अप्लाई करने होंगे. देन उसके अकॉर्डिंग हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेदर दिस इज समथिंग दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आर नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो ये कितना उसे डेविएट कर रहा है, कितना दूर है उस पॉइंट से या उस रीजनिंग से, कितने परसेंट उससे एग्री कर रहा है. तो हमें ये आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशन ही पता चल सकता है कि क्या वो हमारे पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. यानी अपनी स्टेटमेंट को एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देन किसी प्रॉपर एविडेंस की बेस पे हम डिसाइड करें कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टर्म्स जो क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है और वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की. हम पिछली स्लाइड के अंदर भी बात कर चुके हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है. एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप अपने सैम्पल डाटा में से कैलकुलेट करते हो और फिर आप देखते हो कि वो एक्चुअली नल हाइपोथेसिस से कितना डेविएट कर रही है. यानी बेसिकली लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं कि हम 90% चांसेस हैं कि कॉइन में हेड, कॉइन को हम जब टॉस करेंगे तो हेड आएगा, लेकिन 70% आता है तो हमें बताता है कि अच्छा कितना अनयूजुअल डाटा था हमारा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने जो सैम्पल डाटा कलेक्ट किया है, रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया है, वो बताता है कि कितना आपका जो एक्चुअल नल हाइपोथेसिस वैल्यू है कितना डेविएट कर रही है. फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है. कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? एक स्पेसिफिक रेंज जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ जी इसी के दरमियान ही हमारी वैल्यू लाई करेगी. जैसे मैं कहती हूँ एक क्लास के अंदर स्टूडेंट की हाइट 160 टू 170 सेंटीमीटर के दरमियान में है, तो मैं कहती हूँ 95% जो है वो चांसेस हैं कि जो इनकी एवरेज है वो इसी के दरमियान में ही लाई कर रही है. बेसिकली रेंज हमेशा कोई एक
हमारी जो बिलो यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है और हम कहते हैं कि हाँ बहुत चांसेस हैं कि जो हमारी वैल्यू होगी वो इस रेंज के दरमियान में ही लाई करेगी, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन या पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे इसी रेंज के अंदर ही लाई करेंगे, यानी इस मिनिमम से इस मैक्सिमम के दरमियान लाई करेंगे, उसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। फिर हमारे पास दो तरह के एरर आते हैं, एक टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। तो टाइप वन एरर हमारा कौन सा होता है, जब हमारा ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि एक्चुअली वो ट्रू होता है, नल हाइपोथेसिस एक्चुअली हमारे वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन नहीं होता, लेकिन हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे फायर अलार्म रिंग करते हैं ऑल दो फायर नहीं होती, अब फायर नहीं थी फिर भी वो रिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट था लेकिन हमने उसे इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। अगर हम बात करें टाइप टू की तो उसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली नल हाइपोथेसिस करेक्ट है बट हम एविडेंस गैदर करने में फेल हो गए कि वो वाकई इनकरेक्ट है, और हमने जो है वो उसे करेक्ट मान लिया, यानी कि लेट्स सपोज जो है वो फायर अलार्म रिंग करता है बट एक्चुअली फायर नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी एक्चुअली फेल टू रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट। जो हमारा नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट था वो एक्चुअली फॉल्स था बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस इन ऑर्डर टू रिजेक्ट दैट। तो ये हमारा टाइप टू एरर अक्सर हमें फेस करना पड़ता है। फिर आता है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी किस हद तक आपका गेस ठीक है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने सही डिटेक्ट की या वो सही है। जैसे आप कहते हो कि 90% चांसेस हैं कि कॉइन जो है वो बाइस्ड है और बाकी 90% कॉइन जो है वो बाइस्ड निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ टेस्ट जो है वो ये है कि आप किस हद तक सही गेस कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो कि येस ऐसा होगा और एक्चुअली ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली आपके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जो आप खुद सिलेक्ट करते हैं, और ये वो वैल्यू होती है जिस हद तक आप चाहते हैं कि आप एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर 0.05 की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी आर एक्सेप्टिंग कि अगर 0.05 की पॉइंट तक भी एरर आता है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। और ये वो वैल्यू होती है जो डिसाइड करती है कि हमने अपनी जो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो जितने ये वैल्यू हमारी बेसिकली कम होगी, इसका मतलब ये है कि इतने ज़्यादा एविडेंस हमें चाहिए कि हम अपने H0 यानी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर सकें। सो ये डिसाइड करती है, अगर ये जैसे हम पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो पी वैल्यू जिससे कंपेयर होती है वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। और अगर हम ये वैल्यू हाई रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और हम ज़्यादा चांसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी अगर हम 0.5 रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि 50% जो है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है एरर हो सकते हैं। सो इसलिए इस वैल्यू को कम से कम रखना है क्योंकि ये वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी जो कि बेसिकली हम पी वैल्यू के आंसर से कंपेयर करेंगे और उसकी बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो इसलिए हमें इसको केयरफुली सिलेक्ट करना है ताकि हम अपने सिस्टम की बेसिकली एविडेंस को एक क्रेडिबल और रिलायबल बना सकें कि हमारे एरर के चांसेस 0.05 हैं, यानी कम से कम वैल्यू रखनी है ताकि बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकें। देन बात करते हैं सैंपल साइज़ की। तो सैंपल साइज़ का मतलब क्या है कि आपने जो डाटा सेट लिया जिसकी बेस पे आपने ये सारी रिसर्च करनी है, वो आपका डाटा सेट या सैंपल साइज़ कहलाता है। उसमें से जो आप इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द ऑब्जर्वेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अपनी एग्जांपल की कि अगर हमने कॉफ़ी को टेस्ट करना है कि कॉफ़ी का जो बेसिकली इफ़ेक्ट है वो कितना है, तो हमने कितना सैंपल साइज़ सेलेक्ट किया, यानी अपने डाटा सेट में से जो मेन सैंपल लेके जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग कराई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 10 सैंपल लिए तो मेरी रिसर्च उतनी रिलायबल या क्रेडिबिलिटी उसकी उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर वही काम हम ज़्यादा सैंपल साइज़ लेके करेंगे, यानी डाटा सेट में से लेट्स सपोज़ हम 100 और 1000 लेंगे, तो उसका मतलब है कि हमारे रिज़ल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे। तो सैंपल साइज़ डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है आपके रिज़ल्ट्स को, एक्यूरेसी को और आपके सिस्टम की जो कंक्लूजन्स हैं उसको। जितना ज़्यादा हम अपना सैंपल साइज़ सेलेक्ट करेंगे उतना बेहतर हम अपनी जो रिसर्च है उसकी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए फिर हमारी पावर ऑफ टेस्ट भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती है आपके सैंपल साइज़ से। ज़्यादा सैंपल साइज़ होगा तो ज़्यादा पावर ऑफ टेस्ट होगी, यानी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स और बेटर डिटेक्शन हम कर सकेंगे, यानी उनके पैटर्न्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली हम इन तमाम की टर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी हाइपोथेसिस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, और इसके थ्रू हम फिर अपने सिस्टम के एविडेंस को, यानी बेसिकली अपनी जो रिसर्च होती है उसके एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, देन उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी हाइपोथेसिस को बेसिकली रिजेक्ट करना है या फिर उसे सपोर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग एविडेंस फाइंड करने में ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करते हैं। ओके, आप ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली जो हमने बातें डिस्कस की थी, यानी जो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं
वो एक सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करके देखें तो वो किस तरीके से हमें हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन, जो कि हमें एविडेंस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं और हम बेहतर कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपना। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल का क्वेश्चन ये है कि डज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी? क्या वाक़ई ही कॉफ़ी ड्रिंकिंग से प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है या फिर नहीं होती? तो सबसे पहले तो हमेशा हम अपनी 2 स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं जो हम अपने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक को हम कहते हैं हमारी जो है वो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है। तो नल क्या है कि कॉफ़ी हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो क्या है कि कॉफ़ी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि ये जितनी हमने की टर्म्स डिस्कस की थी इसके ऊपर कैसे अप्लाई होंगी। अगर बात करें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे जो कि कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक नहीं करते, और उनके दरमियान फिर एक अनयूजुअल फाइंड करेंगे कि अच्छा किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है, ये टेस्ट सैंपल है, वो किस तरह डेविएट कर रही है बेसिकली हमारे उस नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट से। यानी बेसिकली वही बात कि नॉन ड्रिंकर की क्या वैल्यू है और ड्रिंकर की क्या वैल्यू है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनका कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितना अनयूजुअल बिहेवियर है इनका, और उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर फिर हम डिसाइड भी करेंगे कि क्या वो प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई है नहीं। फिर आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता होती कि क्या है, लेकिन हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 95% जो है वो हमने एक वैल्यू फाइंड की कि जो हमारे ड्रिंकर हैं उनकी वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 5 टू 15, यानी इतना उनकी जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी है या वैल्यू है वो हमारे पास ये आई जो कि ड्रिंकर हैं। तो हमने एक गेस लगा लिया कि अच्छा इस रेंज के दरमियान ही मैक्सिमम लाई करेंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती तो हम इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उनकी जो ड्रिंकर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अपने सैंपल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से, वो 5 से 15 के दरमियान में होगी वैल्यू। फिर बात करते हैं टाइप 1 एरर की, जिसमें हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने कंक्लूड किया कि कॉफ़ी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, जबकि एक्चुअली ऐसा था नहीं। तो उसका मतलब है ये टाइप 1 एरर होगा। लेकिन अगर हम कंक्लूड करते हैं कि कॉफ़ी हैज़ नो इफेक्ट, जबकि एक्चुअली उसका इफेक्ट था, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है टाइप 2 एरर। फिर पावर की बात करें तो पावर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सैंपल टेस्ट है या जो हमारा ये सिस्टम है वो किस हद तक करेक्ट गेस कर सकता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग क्या है, और वो कितनी इफेक्टिव है, और वो कब इफेक्टिव हो सकती है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम उसको सैंपल डाटा प्रोवाइड करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारी जो हमारी पावर है वो ज़्यादा होगी, यानी जितना लार्ज सैंपल होगा इतने बेहतर चांसेस हैं कि हमारा मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है और हमें करेक्ट वैल्यू दे रहा है। फिर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस लेवल, तो सिग्निफिकेंस लेवल एक अल्फा या पी वैल्यू होती है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पी वैल्यू हम कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं और वो 0.05 से लेस आती है, तो इसका मतलब है वी हैव कलेक्टेड द स्ट्रॉन्ग एविडेंस के हमारी कॉफ़ी और जो हमारा इसकी प्रोडक्टिविटी है इसका रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। तो इसका मतलब है अब हम अपने H0 यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट थी उसको रिजेक्ट कर देंगे और दूसरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ये ज़्यादा होगी तो इट्स ऑब्वियस कि हम फिर जो है वो इसको H0 को, जिसको हम नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरी को रिजेक्ट कर देंगे। फिर सैंपल साइज़ की बात करें तो जितना ज़्यादा सैंपल साइज़ होगा इतने बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी पावर भी ज़्यादा होगी और इतना बेहतर हमारे रिजल्ट्स की कंक्लूजन होगी, और हमारे पास एविडेंस प्रोवाइड करने में भी हमें हेल्प मिलेगी, प्लस एविडेंस कलेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी कि हम किस तरीके से इसको मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं। तो ये वो कुछ की टर्म्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं और उसकी बेस पे कुछ रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, जो कि प्रॉपरली किसी स्टैटिस्टिक मेथड या टेक्निक्स को यूज़ करके होते हैं, और हम उसके प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि व्हाई वी आर सेइंग दैट आइदर द नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और वेदर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो बेसिकली इस हर एक टर्म को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्यों थी, या हमने क्यों अंडरस्टैंड किया, या उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। देखें, सबसे पहली बात कि हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने अपनी एक एजुकेटेड गेस या अजम्पशन जो हमने सिर्फ अज्यूम किया होता है, हमें उससे प्रूव करना होता है बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एविडेंस। तो उसके अंदर ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके ऑब्वियसली हम कोई फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, कोई रिलेशन फाइंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वाकई ये ऐसा है या फिर नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें बता देता है कि अच्छा कितने परसेंट डेविएशन आ रही है, यानी लेट्स सपोज ड्रिंकर और नॉन ड्रिंकर की वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक हेल्प मिल जाती है कि अच्छा इस वैल्यू की बेस पे भी हम बात कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से करेक्ट हैं। देन बात करें कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो वो भी एक ट्रू वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, और हमारी उस इंटरवल के दरमियान में अगर मोस्टली वैल्यू लाई करती हैं तो भी हमें एज अ प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि येस मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रिंकर हैं उनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रेंज के अंदर लाई करी है, तो इट मीन्स हमारे रिजल्ट ठीक है। फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो हैं वो हमें अपनी अजम्पशंस को चेक करने में हेल्प करते हैं कि वेदर हमारी अजम्पशन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या
क्यों अकर हुई है, किस तरीके से हुई। फिर पावर की बात करें तो वो हमें ये डिटेक्ट करके बताता है कि वेदर हमारे जो मॉडल है या स्टैटिस्टिकल मेथड या हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, वो किस हद तक उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो वाक़ई सही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे जो आंसर्स हैं वो वाक़ई ही करेक्ट हैं। तो वो एक हमें एक प्रोवाइड कर देता है वैल्यू और एक हमारे पास आ जाता है एविडेंस कि येस दिस इज़ समथिंग दैट इज़ करेक्ट। फिर ओके नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए डिसाइड करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये केयरफुली डिसाइड करनी होती है क्योंकि ये वो वैल्यू है जो कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी को भी डिफाइन करती है, यानी बताती है कि किस हद तक हमारा जो सिस्टम है या हम एक्यूरेसी को अचीव कर रहे हैं और किस हद तक हम एरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितनी कम वैल्यू होगी सिग्निफिकेंस लेवल दैट इज़ अल्फा वैल्यू, तो इसका मतलब है इतना बेहतर हम एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है जो कि डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेंगे और हमारी कंक्लूजन्स को एक प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे कि हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिए। क्योंकि जितनी अल्फा वैल्यू कम होगी इसका मतलब ये है कि इतना जो है वो हम कम एरर को टॉलरेट कर रहे हैं और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब एरर टॉलरेंस इतना ज़्यादा है। अगर हम 0.5 रखते हैं तो इसका मतलब है 50% हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है वो ये एरर टॉलरेंस टॉलरेंस है, यानी हम एरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये हमें ध्यान से सिलेक्ट करनी होती है क्योंकि इसकी बेस पे भी हम अपने डाटा की वैलिडिटी और अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को प्रूव करते हैं। देन सैंपल साइज़ की बात करें तो वो भी रिलायबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्योंकि जितना सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि हमने इतने बेहतर एक्यूरेसी को अचीव किया और इतना हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल कंसिडर होगी और जितना सैंपल साइज़ हम कम रखेंगे इसका मतलब है इतने हमारे सिस्टम की काइंड ऑफ रिसर्च की और जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी कम है। तो वो भी डायरेक्टली पावर को भी फिर अफेक्ट करता है, यानी ऑब्वियसली हम इतने जितना सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा इतना बेहतर आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे पैटर्न्स और इतनी पावर भी बेहतर होगी, यानी डिटेक्शन भी हम बेहतर कर पाएँगे अपने वेरिएबल्स के अंदर और उनके पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें, डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर सकें, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करें और एविडेंस प्रोवाइड करें कि येस आवर कंक्लूजन्स आर वैलिड। और ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिर हमारी वैलिडिटी को, यानी हमारे जो कंक्लूजन है रिसर्च की उसकी वैलिडिटी को मेक श्योर करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऑल्दो ये टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं ये वही हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, बस उसको ज़रा हमने अरेंज करके एक प्रॉपर लिख दिया है और बाकी बातें सारी वही हैं जो कल हमने कहा था कि हम पहले सबसे पहले तो अपनी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को फार्मूलेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद अब उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या जो हम कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है या आंसर आता है उसको कंपेयर करते हैं अपनी किसी वैल्यू से या अपनी पी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि उसकी बेसिस पे हमने किस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को सिलेक्ट और किसको रिजेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं उनको प्रॉपरली जो है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना के अंडरस्टैंड करके रिपोर्ट हम आगे जो है वो जिसको भी हमने प्रोवाइड करनी होती है या रिसर्च जहाँ हमने सबमिट करानी होती है वो हम सबमिट करा देते हैं कि ये हमारे रिजल्ट्स हैं और इस तरीके से हमारे लिए उसकी टेस्टिंग आसान हो जाती है। यानी बात वही है, पहले फार्मूलेट करें अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम योर नॉलेज, प्रायर नॉलेज जो आपके पास होते हैं, उसके बाद उसकी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाएं, अल्टरनेटिव बनाएं और उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें, कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, वैल्यूज़ को कंपेयर करें, रिजल्ट्स को चेक करें, इंटरप्रेट करें और उसके बाद ये रिपोर्ट बना के क्लियरली आगे सबमिट करा दें। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और ये हमें बताएगी भी, एविडेंस भी प्रोवाइड करेगी कि वेदर देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ वेरिएबल्स और नॉट, वेदर समथिंग इज़ एक्चुअली करेक्ट और नॉट, या हमारी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग डैशबोर्ड विद पाइथन। बेसिकली डैशबोर्ड क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस कंपनीज यूज़ करती हैं, यानी एक विजुअल टूल है जिसके थ्रू आप अपने सारे डाटा को, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड डाटा है या अगर कोई और जितना भी आपका डाटा है वो आप चार्ट्स और ग्राफ और टेबल की फॉर्म में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत आसानी से ये डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो और ये ऐसे होता है जैसे एक आप समझ लें कि वेबसाइट की तरह है और उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आप ग्राफिकली शो करा सकते हो। इसका मकसद क्या है कि डाटा को अंडरस्टैंड करना आसान बना देता है और डाटा को एनालाइज़ करना भी आसान बना देता है क्योंकि आप आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका डाटा
किस तरीके से चेंज हुआ ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और लेट्स सपोज प्रोडक्ट की बात करें, कौन सी सेल हुई, किसकी सेल ज़्यादा हुई, किसकी सेल कम हुई, किस मंथ में कितनी सेल हुई, तो वो सारी की सारी डिटेल आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत आसानी से डैशबोर्ड के में जो है वो आप डिस्प्ले करा सकते हो। अब बात करते हैं कि पाइथन के अंदर अगर हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फ्रेमवर्क, एक पूरा मॉडल अवेलेबल है जिसके अंदर वो तमाम फीचर्स और कोर कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिनको आपने जस्ट जो है वो यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके आप बहुत आसानी से एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए पाइथन डैश के जो लाइब्रेरी है वो आपके पास अवेलेबल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली फ्रेमवर्क है, पूरा मॉडल है, लाइब्रेरी क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देती है, लेकिन इसके अंदर आपके पास ऑल दो पूरी वो तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके अंदर HTML CSS JS को आप यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ करके प्रॉपर एक वेबसाइट जिस तरह क्रिएट करते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, और अपने डाटा को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इवन के ग्राफ्स टेबल्स ड्रॉ करने के लिए भी इसके अंदर कोर फीचर्स मौजूद हैं जिनको आपने यूज़ करने। इसी तरह प्लॉटली अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू क्रिएट दोज ग्राफ, जो कि बेसिकली उसकी ग्राफिकल जो पोर्शन है उसको डील करने के लिए बनाई जाती है। और ये फ्रेमवर्क डेवलप भी प्लॉटली ने ही किया, जो कि बहुत आसानी से डैशबोर्ड हमें क्रिएट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर करना क्या होता है, पहले आपने इंस्टॉल करना है इसको डैशबोर्ड को अपने, और उसके अकॉर्डिंग फिर इनको इंपोर्ट कराना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो जो बिल्डिंग ब्लॉक आपको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से जो है वो चार्ट टेबल और जो भी डाटा शो कराना चाहते हो वो आप शो करा सकते हो। बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या हैं कि इसके थ्रू डाटा को, एक तो जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो पूरा एक आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है कि अच्छा आपका डाटा किस तरह से चेंज हुआ, किस टाइम पीरियड के अंदर क्या वैल्यूज़ थी। देन उसकी बेस पे आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है, उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है, उसका प्रोसेस करना आसान हो जाता है, और बहुत आसानी से आप जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ज़रा एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और उसके अंदर ये डैशबोर्ड क्रिएट करके देखते हैं प्रैक्टिकल की फॉर्म में कि किस तरीके से हम ये डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से ये डाटा को रिप्रेजेंट कराते हैं और हमें अंडरस्टैंड करने में भी आसानी प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने डाटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एक बेहतर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें पाइथन की लाइब्रेरीज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करके देखते हैं जो कि मंथ के लिहाज से सेल्स को बेसिकली शो कराएगा, किस मंथ में हमारी क्या सेल थी। अब एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप ये क्रिएट करना चाहते हो एक डैशबोर्ड, तो उसके लिए आपको अपने एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डैश के नाम से अवेलेबल है आपके पाइथन के अंदर, राइट। लेकिन अब उसे यूज़ करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसे करने से पहले आपने क्या करना है कि अपना जो पाइथन आईडी है वहाँ जाके टर्मिनल, यानी टर्मिनल के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर इस तरह आप जो है वो विजुअल कोड के अंदर यहाँ टर्मिनल में यहाँ भी लिख सकते हैं। आपने बेसिकली करना क्या है, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद आपने अपनी जो फ्रेमवर्क है अपना उसका नाम लिखना है, उसका नाम है डैश। उसके बाद जब आप पिप इंस्टॉल डैश लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल कर देगा आफ्टर सम सेकेंड्स, राइट। आपकी ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी करता है। इसी तरह आपने पिप इंस्टॉल प्लॉटली भी कर लेना है, जो कि हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे। बेसिकली इसके थ्रू हम बहुत आसानी से जो है वो अपने चार्ट्स और ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने पिप इंस्टॉल लिखना है और उसके बाद अपनी जो भी हम इंस्टॉल करना चाहते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, उसका नाम लिखेंगे तो वो इंस्टॉल कर देगा। अब ये इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो अपना ये फ्रेमवर्क है उसको इंपोर्ट करा लेना है। लेट्स सपोज मैंने इंपोर्ट कराया डैश। अब फ्रॉम डैश मुझे दो मॉड्यूल्स जो हैं वो इंपोर्ट कराने हैं। कौन कौन से, फ्रॉम डैश इंपोर्ट, एक तो DCC जो कि डैश के कोर कंपोनेंट्स हैं, जो कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यानी इसके अंदर इसके थ्रू मैं बहुत सारे डिफरेंट तरह के ग्राफ चार्ट्स ड्रॉ कर सकती हूँ। और दूसरा HTML, क्योंकि डैशबोर्ड जो है वो बेसिकली एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के से मिलके बनता है, और उसका जो लेआउट होता है वो एक वेब की तरह होता है। यानी डैशबोर्ड बेसिकली, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि एक वेब टेम्पलेट की तरह ही होता है, जो कि वेबसाइट की तरह होता है, और वहाँ पर अपने सारे इन्फॉर्मेशन शो करा रहे होते हैं। तो अब उसका जो लेआउट होता है, ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए हमें कुछ HTML के स्ट्रक्चर की और JS के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो अपना ये फ्रेमवर्क है उसमें से एक तो कोड कंपोनेंट जिसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे, और एक HTML जिसके थ्रू हम उसका लेआउट डिसाइड करेंगे। ये दो हम इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमने कराना है अपना जो प्लॉटली है बेसिकली इंपोर्ट करना है हमने
अपने जो प्लॉटली है उसमें से हमने क्या इंपोर्ट करना है, एक्सप्रेस एज, जो कि हम यूज़ करेंगे बेसिकली अपना एक चार्ट, लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए, या जो भी टाइप ऑफ चार्ट आप ड्रॉ कराना चाहते हैं। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें पांडास की लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू हमने डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में शो कराना है। तो उसके लिए पांडास की लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है, उसको पीडी कर लेते हैं, यानी एज इंपोर्ट एज पीडी, और पीडी के थ्रू फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म में एक डाटा बना लेंगे और सेव कर लेंगे, जिस तरह एक एक्सेल शीट के अंदर होता है। तो यहाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक जो है वो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स जो जो चाहिए थे वो हमने सारे इंपोर्ट करा लिए। अब इन्हीं को यूज़ करके हम अपना सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए डाटा सेट। डाटा सेट से मुराद जिस डाटा को हमने शो कराना है, और वो डाटा हमारा क्या है, उसका नाम ही हम डाटा रख लेते हैं। अब वो कहाँ से आएगा, वो हमें बनाना पड़ेगा कहाँ से, बेसिकली सेव करना पड़ेगा टेबल की फॉर्म में। तो वो हम पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करके उसके डाटा फ्रेम यानी एक टेबुलर फॉर्म में उसको स्टोर करा लेंगे। और स्टोर कैसे कराएंगे, हम उसको एक डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास एक की है, जो कौन सी है, मंथ। और मंथ के अंदर हम क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं, अपने मंथ। फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ जैन, 5 मंथ का डाटा हम स्टोर करा लें, जैन, फेब, उसके बाद मार्च, देन अप्रैल, और उसके बाद जो है वो मई। 5 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं का हम सेल्स भी लेट्स सपोज स्टोर कराना चाहते हैं, यानी ये 5 मंथ्स हैं, कॉमा इन्हीं ही मंथ्स की हमारे पास सेल्स क्या आई, तो उसका नाम रख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, सेल्स। और सेल्स भी रैंडमली स्टोर करा लेते हैं। सेल्स लेट्स सपोज हमारे पास हैं, हम कर लेते हैं, पहली सेल है हमारे पास 150, दूसरी है 200, उसके बाद हमारे पास फिर 150, देन कर लेते हैं 300, देन कर लेते हैं 250, ताकि थोड़े अप्स एंड डाउन के अकॉर्डिंग हमें शो भी हो। तो हमारे पास 5 पूरी हो गई, 5 मंथ्स और 5 से यहाँ तक हमने अपना डाटा क्रिएट कर लिया। अब इसी डाटा को हमें शो कराना है बेसिकली एक चार्ट की फॉर्म में। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मुझे उसे लाइन चार्ट की फॉर्म में शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना एक लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं, और वो किसके थ्रू करेंगे, वो हम अपनी प्लॉटली की लाइब्रेरी के थ्रू, जो हमने ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कराई थी, उसके थ्रू हम करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे उसका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ पीएक्स। सो पीएक्स के थ्रू मुझे बेसिकली ड्रॉ कराना है लाइन चार्ट। तो यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं, किसको शो कराना है, डाटा को, यानी जो डाटा मैंने यहाँ बनाया। और उस डाटा में उसे बताना है कि एक्स पे क्या है, एक्स पे है हमारे पास मंथ, और वाई पे हमारे पास क्या आएंगे, यानी वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे हमारे क्या है, सेल्स। और इस तरीके से हमने उसको डाटा भी बता दिया, मंथ भी बता दिया, और सेल भी बता दी। अब हमें क्या करना है, हमने फिगर को बेसिकली जो डिटेल्स देनी थी वो हमने दे दी, यानी अब हमारा लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। अब हमें अगला काम करना है, और दैट इज़ कि हमें अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना है। यानी डैशबोर्ड से मुराद अपना एक अभी वो विंडो बनानी है जिस तरह फ्रंट इंटरफेस होता है। लेट्स सपोज मैं उसका नाम रख लेती हूँ ऐप, क्योंकि वो ऐप होगी। अब ऐप कैसे बनेगी, मुझे एक डैश का जो फंक्शन है अपने डैश के फ्रेमवर्क से एक्सेस करना है। तो उसका मैंने जो ऑब्जेक्ट का नाम रखा था डैश, उसके थ्रू एक एम्प्टी डैश क्रिएट करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, अपना एक कैनवस और मेन विंडो डिसाइड करते हैं एम्प्टी, और जिसके ऊपर हमें ये सारा काम करना होगा। तो उसका मतलब है मैंने अपना एक एम्प्टी कैनवस या एक अपना डैशबोर्ड अभी क्रिएट कर लिया, जिसके ऊपर फिलहाल कुछ नहीं है। अभी मैं उसको बताऊंगी लेआउट की, इस तरीके से तुमने शो कराना है। लेआउट में उसे क्या शो कराना है, मैं उसे कहती हूँ ऐप डॉट लेआउट इक्वल्स टू। अब कैसे आएगा हमारे पास लेआउट, उसके लिए हम अपनी ऐप के लेआउट को बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे, अपना HTML का जो हमने ऊपर इंपोर्ट कराया था उसको यूज़ करेंगे, और उसको बताएंगे कि HTML डॉट एक डिव क्रिएट करो। डिव, अगर आपको HTML आती है तो आपने देखा होगा कि डिव क्या होती है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सो मैं कहती हूँ कि मैंने एक डिव बनाई, और इस डिव के अंदर मुझे क्या कराना है, इसके कुछ चिल्ड्रन होंगे, यानी बेसिकली उसके सब पार्ट्स। अगर आप चिल्ड्रन नहीं भी लिखना चाहते तब भी आपका रन हो जाएगा, देयर इज़ नो इशू। बट चिल्ड्रन लिखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा कि HTML हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, डिव उसका एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के फर्दर चिल्ड्रन यानी उसके सब पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। और जो हम यहाँ स्टोर करना चाहते हैं वो हमारे क्या हैं, दो ही चीज़ें हैं। एक, सबसे पहले तो मुझे HTML के थ्रू H1 हेडिंग लिखनी है, और H1 हेडिंग मुझे क्या देनी है, दिस इज हमारा क्या है ये,
सेल्स वर्सेस मंथ डैशबोर्ड, कुछ भी लिख दें जो आप उसके ऊपर शो कराना चाहते हैं, डैशबोर्ड लेट्स सपोज। तो ये उसकी हेडिंग आ जाएगी, यानी H1 की हेडिंग आ जाएगी। और उसके बाद मुझे क्या कराना है, अब मुझे जो डैश के कोर कंपोनेंट हैं उनको यूज करके ग्राफ ड्रॉ कराना है। और ग्राफ किसका ड्रॉ कराना है, ग्राफ मुझे ड्रॉ कराना है जो हमने बेसिकली ये फिगर दी थी इसका, लेकिन उससे पहले उसे बता देते हैं कि इसकी आईडी ये क्रिएट कर देते हैं इक्वल्स टू सेल्स, और उसके बाद उसकी जो फिगर होती है, यहाँ ये ऑप्शन एक बेसिकली एट्रीब्यूट होता है फिगर का, कि फिगर क्या है, फिगर वो है जो हमने ऊपर एक लाइन से ड्रॉ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उस फिगर को ड्रॉ कर देगा। तो इसका मतलब है मैंने पहले एक अपना डैशबोर्ड एम्प्टी क्रिएट किया और उसके ऊपर अपना एक लेआउट डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक ये H1 दे दो और साथ ही उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, ये जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं इसकी। अब ये हमें विजिबल कैसे होगा, क्योंकि ये सारा तो HTML का कोड है और HTML को रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र में रन करना होता है, तो वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है। और यहाँ पर हम अपना एक लोकल सर्वर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐप के थ्रू रन सर्वर करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन वो कराने से पहले हमें जो है वो यहाँ पर अपना एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो ये है कि ये सिर्फ तब रन हो जब हमारी यही वाली फाइल डायरेक्टली रन हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाली चीज़ या ये वाली फाइल किसी और अपने जो पाइथन की फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट कराऊं, तब ये रन नहीं होना चाहिए, यानी तब सर्वर रन ना हो। सर्वर सिर्फ तब ही रन हो जब डायरेक्टली ये फाइल एग्जीक्यूट हो। और उसको कराने के लिए हम ये यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि अगर मेन फाइल इसका नाम है, यानी यही एग्जैक्टली जो फाइल का नाम है, जैसे डैशबोर्ड प्रैक्टिस है, जब ये रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, तब सर्वर रन होगा, वरना अगर हम इसे कहीं और इंपोर्ट करा के रन करते हैं तब सर्वर रन नहीं होगा। तो ऐप डॉट रन लिखते हैं और डीबग इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं, इससे ये हमारा सर्वर जो है वो जब भी हम इसे, यानी हम जब भी अपनी ये फाइल डिबगिंग का प्रोसेस ऑन करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये काम होगा और ये सारे का सारा इंटरफेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और हमें वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया बेसिकली। अगर इसको साथ ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करने के साथ ही देख भी लेते हैं कि हम बेसिकली हमने किया क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर पहले डाटा सेट क्रिएट किया, फिर फिगर ड्रॉ की, फिर डैशबोर्ड को इंपोर्ट कराया, उसके बाद उसके लेआउट डिसाइड किया, उसके लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या होगा, और उसके बाद उसको मेन के थ्रू जो है हमने कॉल करवा लिया, बेसिकली सर्वर को रन कर लिया। और अब ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें अपने सर्वर के अंदर नज़र आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जब आप इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ आएगा कि डैश इज रनिंग ऑन दिस। ये बेसिकली आपका लोकल सर्वर का एड्रेस है। आपने क्या करना है, जो भी ये लोकल सर्वर का एड्रेस है इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ जाके हम देख लेंगे कि अच्छा ये किस तरीके से अपीयर हो रहा है। और अब इसको क्लिक करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके से ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली हमारा लोकल सर्वर यानी लोकल होस्ट का ये एड्रेस होता है, ये ओपन हो जाता है और इसके ऊपर अब हमें अपना डाटा नज़र आना चाहिए जो कुछ हमने वहाँ पर इसको प्रोवाइड किया। तो ये हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा जो बेसिकली हमें सारा डाटा शो कराएगा जो भी हमने उसको वहाँ दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा था सेल वर्सेस मंथ डैशबोर्ड, वो यहाँ आ गया। जन की वैल्यू, फेब की, मार्च की, अप्रैल की। अप्रैल में वैसे हमने कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी थी, लेट्स सी क्या दी थी हमने अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर हमने वैल्यू दी थी, यस, अप्रैल के अंदर 300 थी, इतनी स्काई रॉकेट करी। ओके सो ये 300 और उसके बाद इस तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। जूम की ऑप्शन आ रही है, जूम कर सकते हो, पैन कर सकते हो, प्लस माइनस। तो ये काइंड ऑफ डैशबोर्ड है जो आपको जब आप किसी भी पॉइंट पे लेके जाते हो तो आपको बताता है ये मंथ फेब था, सेल 200 आई, ये मंथ मार्च था, सेल 150 आई, ये मंथ अप्रैल था, सेल 300 आई, ये मंथ जो है वो आपके पास मई था और इस तरीके से आपके पास सेल है। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दीज सिंपल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। बस पहले डाटा क्रिएट किया, लाइन से और ड्रॉ किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एग्जीक्यूट करा लिया। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल डैशबोर्ड।
लेट्स फाइंड अप टुडेज़ लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, कौन-कौन सी की टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस हो और स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक की बेस पे हम कहें कि येस हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं या हमारी रिसर्च एक वैलिड है और उसकी वैलिडिटी को वो वेरीफाई करिए। उसके अंदर हमने ये तमाम की टर्म्स की बात की कि हमारे पास जो है वो टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, पावर क्या होता है, अल्फा जिसे हम सिग्निफिकेंस वैल्यू कहते हैं वो क्या होती है, सैंपल साइज़ क्या होता है, किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है। फिर उसके अंदर हमने वो तमाम फीचर्स जितने भी थे वो डिस्कस किए जिसमें हमने अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को भी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, फिर अल्टरनेटिव को किया और उसके अकॉर्डिंग पूरी हमने एग्जांपल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया। फिर हमने बात की कि किस तरीके से स्टेप्स हैं, पहले हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम वो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। और उसके बाद हमने डैशबोर्ड की बात की कि किस तरीके से डैशबोर्ड हमें हेल्प करता है कि हम अपने डाटा को बहुत आसानी से विजुअली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यानी हमने जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बेसिकली एक बना ली और उसको बनाने के बाद हम किस तरीके से उसको विजुअली बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं और दूसरों के लिए उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक वेब प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम उसकी प्रेज़ेंटेशन बना के उसे आसानी से दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।